म्यूट। डियर स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में हम घर्षण के लिए एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। एक सीडी का गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों स्मॉल ए व बी में बांटता है। मतलब कोई भी सीडी है ना, सीडी जो होती है ना, मान लो ये कोई सीडी है, इसके लिए कुछ कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक सीडी का गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों ए व बी में बांटता है। जो गुरुत्व केंद्र है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, वो है उसे दो भागों स्मॉल ए और बी में बांटता है। सीडी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श, मान लीजिए ये क्षैतिज फर्श है। एसी एसी क्या है? क्षैतिज फर्श है। सीडी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श तथा दूसरा सिरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। मतलब इस तरह से ये दीवार है, ये सी पॉइंट है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, अगर हम ये मान लें कि ए बी सीडी है, तो इस सीडी का एक सिरा तो क्या है, इस क्षैतिज फर्श पर है, दूसरा सिरा क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार पर है। यदि फर्श तथा दीवार के घर्षण गुणांक क्रमशः, यानी इस फर्श का घर्षण गुणांक म्यू और दीवार का जो घर्षण गुणांक है वह है म्यू डैश। ऐसा दिया है कि म्यू और म्यू डैश हो, तो सीमांत संतुलन में सीडी का फर्श से झुकाव होगा ये। यानी अगर ये संतुलन की स्थिति में हो तो इस सीडी का जो फर्श है एसी, इससे झुकाव अगर हम अल्फा माने तो अल्फा की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जी। इस सीडी ए बी का जो गुरुत्व केंद्र है वो जी है, तो जी इस सीडी को दो भागों स्मॉल ए व बी में बांटता है। तो हम ये कहें ए से लेकर के जी तक की दूरी ए है और जी से बी तक की दूरी कितनी है? स्मॉल बी। यानी ये जो दूरियां हैं वो स्मॉल ए और बी हैं। अब हम इसका जो भार है उसकी बात करें। अगर इस सीडी का भार W हो तो W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रियाशील होगा। अब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रियाशील होगा तो आप देखेंगे इस भार W की वजह से ये जो सीडी है ना, इस सीडी का ये वाला सिरा नीचे की तरफ गति करेगा, उस समय ये वाला सिरा इधर आएगा। यानी ये ए सिरा है ना, वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही आपको पता है बल F बराबर होता है म्यू आर, अगर हम ए पर क्रिया रेखा या ए पर अविलंब प्रतिक्रिया बल आर लें और बी पर अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या है? ए पे, तो फर्श के लंबवत होगा, आर हुआ। ऐसे ही बी पर अविलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें हम, तो ये मान लीजिए एस है। यानी ए और बी पर जो अविलंब प्रतिक्रिया बल हैं वो क्या है? आर और एस। आप याद कीजिए, अगर ए पर अविलंब प्रतिक्रिया बल आर है और यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में एसी की दिशा में जो बल लगेगा वह होगा इस म्यू, जो कि घर्षण गुणांक है, इस म्यू और आर के गुणनफल के, यानी म्यू आर। क्योंकि आपको पता है बल F इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर। ठीक वैसे ही ये सिरा बी सिरा नीचे की ओर मूव करेगा तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत होगा और वह बराबर होगा F इज इक्वल टू म्यू आर के अकॉर्डिंग। तो F इज इक्वल टू म्यू आर के अकॉर्डिंग होगा, म्यू की जगह यहाँ म्यू डैश है और आर की जगह है अपने पास एस, तो ये होगा म्यू डैश एस। ये बना म्यू डैश एस। तो हमसे जो वैल्यू पूछी है ना, वो केवल और केवल जो फर्श से जो कोण बना रही है ना ये सीडी, ये कोण पूछा है बस, जो कि tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में म्यू इंटू में a प्लस बी है, जिसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे आपसे कहा गया है वैसे वैसे इस डायग्राम को यहाँ एक तरह से रचना करेंगे इसकी। तो माना माना सीडी ए बी का गुरुत्व केंद्र
जी इसे ए जी इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमा बी जी इक्वल टू स्मॉल बी में विभाजित करता है। एवं ए व बी पर अवलंब प्रतिक्रिया बल, या ये कहें ए व बी पर प्रतिक्रिया आर व एस तथा घर्षण गुणांक म्यू व म्यू डैश हैं। और आपसे कहा है जी पर सीडी का जो भार है वो डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, और जी पर सीडी का भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तब संतुलन की स्थिति में, यानी जो संतुलन की स्थिति होगी उसकी बात करेंगे, और यहाँ जो एंगल अल्फा है ना इसका भी जिक्र करें। यदि सीडी फर्श के साथ सीडी फर्श के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, तब संतुलन की स्थिति में यानी संतुलन की जो स्थिति होगी ना उसमें जो बलों के तब संतुलन की स्थिति में देखिए बलों के जो घटक है ना वियोजित भाग, उनको बैलेंस की कंडीशन में देखोगे तो आप पाओगे यहाँ कितने बल कार्यरत हैं। एक तो एस है, एक म्यू डैश एस है, दूसरा तीसरा डब्ल्यू है, एक ये आर है और एक ये म्यू आर। म्यू आर, म्यू डैश एस, एस आर और डब्ल्यू, एस आर डब्ल्यू म्यू आर और म्यू डैश एस, ये 5 बल कार्यरत हैं। आप देखेंगे कि नीचे की ओर जो भार डब्ल्यू है वह बैलेंस होगा ऊपर की ओर आर और इधर ऊपर की ओर म्यू डैश एस से। ये 2 बल ऐसे हैं जो ऊपर की ओर लगे हुए हैं, तो ये भार डब्ल्यू के द्वारा बैलेंस हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस म्यू डैश एस, इसको नंबर 1 डाल दें। और आप देखेंगे ये जो म्यू आर है ना ये लगा हुआ है आपका इस दिशा में दाईं तरफ, और एस है वो बाईं तरफ है, तो एस इज इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हैं, तथा एस इज इक्वल टू म्यू आर, इसे इक्वेशन सेकंड डालें। इन दोनों में से एस का विलोपन करें, एस का विलोपन करने पर जैसे ही एस का विलोपन करेंगे तो एस की वैल्यू यहाँ रखें, यह बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस म्यू डैश, और एस की वैल्यू रख रहे हैं ना म्यू आर, तो यहाँ म्यू आर ये बन जाएगा, या डब्ल्यू इज इक्वल टू आर कॉमन लें तो 1 प्लस म्यू म्यू डैश ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब देखिए यहाँ या तो आप लामी प्रमेय काम में ले सकते हो अगर लग रही हो तो, या कुछ और भी कंडीशन है उनको काम में ले सकते हो, या एमएन प्रमेय को काम में ले सकते हो। लेकिन उन सब की बजाय जो आसान रहेगा यहाँ वो रहेगा आपका, या तो ए के सापेक्ष आघूर्ण निकाल दो या फिर बी पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण निकालें। तो जो आघूर्ण होता है ना बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला है बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी।
तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए के सापेक्ष आघूर्ण ले सकते हैं या बी के सापेक्ष आघूर्ण ले सकते हैं। एक और काम कर रहे हैं, जी से इस डीसी पर लंब डाल रहे हैं हम, जीडी। क्या लंब डाला, जीडी। तो अब बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जैसे ही बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे हम, बिंदु बी के सापेक्ष अगर आघूर्ण लेंगे हम, तो आप देखेंगे, एक तो यहां समझोगे कि हम बी पॉइंट यहां है, बी पॉइंट क्या यहां है, तो बी पर ये जो डायरेक्शन है ना म्यू डैश एच की, वो ऊपर की ओर है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें अगर हम, तो यहां देखोगे इस म्यू आर को देखो, एक तो म्यू डैश एस है इसकी डायरेक्शन, और एक ये म्यू आर है ना, ये जाएगा तो इस दिशा में ही मूव करेगा ना। अच्छा, ये जो डब्ल्यू है इसको भी क्या है, ये भी ऐसे ही मूव करेगा क्लॉकवाइज। लेकिन अब बात करें आर की, तो आर की अगर हम चर्चा करें तो जिधर म्यू डैश एस है उधर ही क्या है, आर है। तो यहाँ क्या है, या तो आप थोड़ा इस तरह से सोच सकते हो कि इस आर को अगर मूव करोगे तो ये तो इसी की डायरेक्शन में ना, आर क्या है, इसी की डायरेक्शन में। अगर इसको मूव करोगे तो इधर से मूव करोगे ऐसे, और जैसे इधर मूव करोगे तो ये क्या है कि ये ये जब आर इसको इस साइड में मूव करेंगे, देखो एक तो होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि आर को अगर आप मूव करें तो इस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, म्यू डैश एच की तरफ, म्यू डैश एच की तरफ, इस दिशा में। तो आपको ये इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसके लिए ले जाओगे तो। अब बात ये है कि आप क्या है कि इसको इस तरह से कुछ मानते हैं कि इनमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू नीचे की तरफ है, तो ये तो ऑलरेडी इधर ही मूव करेगा, और ये म्यू आर है, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो महत्वपूर्ण होती है बस। यहाँ जो आर है उसकी डायरेक्शन और म्यू डैश एस की डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए आप देखोगे डब्ल्यू को मूव कराओगे इधर, ये जो डब्ल्यू है ना ये, इसको मूव कराओगे इधर म्यू डैश एस की तरफ, और ये जो म्यू आर है ना ये तो मूव करेगा इधर म्यू डैश एस की तरफ। लेकिन यहाँ जो आर की डायरेक्शन है ना वो इसके सापेक्ष क्लॉकवाइज रहेगी, और ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। तो यानी इन दोनों के जो साइन होंगे ना वो इससे डिफरेंस होंगे। अगर आप इन दोनों को पॉजिटिव रखना चाहोगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो अब देखो आप बी के सापेक्ष अगर हम आघूर्ण लें तो पहले तो हम डब्ल्यू की बात कर लें। तो ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इसकी इस म्यू डैश एस यानी बी पर जो क्रिया रेखा है ना म्यू डैश एस, इससे लंबवत दूरी कौन सी रहेगी, डब्ल्यू की दूरी रहेगी, ये जी डी कितनी रहेगी, डब्ल्यू की इस बी से लंबवत दूरी, बी की जो क्रिया रेखा है इससे जो दूरी रहेगी वो रहेगी जी डी। तो डब्ल्यू इंटू में जी डी प्लस, और देखिए म्यू आर है ना, ये म्यू आर इस दिशा में है, बी पॉइंट यहां से है, तो लंबवत दूरी कितनी रही बी से लेकर के सी तक की, तो ये लिखेंगे प्लस का म्यू आर इंटू में बी सी। अब देखोगे ये जो आर है ना इसके लिए साइन यहाँ नेगेटिव इंटू इस आर की जो लंबवत दूरी रहेगी ना, आर ये है और ये म्यू डैश एस है, लंबवत दूरी क्या रही दोनों में, एसी। तो इसको लिखोगे आर इंटू ए सी। किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का योग होता है वो 0 होता है, इसको यूज में लिया। किसी भी पॉइंट के सापेक्ष जो आघूर्ण का योग होता है ना वह 0 होता है। अब हम जीडी की बात करें, यहाँ जीडी इस छोटे से त्रिभुज में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना, तो जीडी की वैल्यू अगर हम निकालें, आप देखेंगे यहाँ जी डी बी से, तो ये जी डी देखो अल्फा के सामने लंब होगा, ये सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण होगी, तो जी डी क्या होगा, आधार। तो आधार बट्टे बी यानी जी डी बाई बी, आधार बट्टे कर्ण, यह बनता है कॉस अल्फा। तो यहाँ लिख दोगे जी डी की जगह बी कॉस अल्फा, डब्ल्यू इंटू जी डी की जगह क्या लिखेंगे,
बी कॉस अल्फा प्लस म्यू आर, और यहाँ देखेंगे बीसी, बीसी ये बड़े वाले त्रिभुज में देखें अल्फा के सामने ये लंब है, बीसी क्या है लंब, यानी ए सी बी में, तो ए सी बी से क्या होगा, ये जो बीसी है अल्फा के सामने ये लंब है, बटे में ये ए प्लस बी है, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण बनेगा साइन अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी साइन अल्फा माइनस आर इंटू ए सी। इस ए सी की वैल्यू क्या है, ये जो ए सी है ना यहाँ से पूरे त्रिभुज में, तो ये रहेगा ए सी बटे में ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा अपना कॉस अल्फा। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब हमें करना कुछ नहीं है इसमें, आप क्या है या तो W की वैल्यू रखो या फिर R का अवलोकन करो, पहले इसमें से R को कॉमन लें और a प्लस बी को अगर कॉमन लें तो यह बनेगा W इंटू में या डब्ल्यू बी कॉस एल्फा प्लस R कॉमन a प्लस बी है वो भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा म्यू, एक तो रहा म्यू। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एस है ना, ये एस और म्यू डैश एस, इसके सापेक्ष आघूर्ण क्यों नहीं लिया। देखो इसके सापेक्ष आघूर्ण इसलिए नहीं लिया कि बी पॉइंट यहाँ है और एस इस बी से ही पास हो रहा है ना, तो एस यहीं से जा रहा है, इसका मतलब लंबवत दूरी तो कुछ बनेगी नहीं, लंबवत दूरी 0 होगी, और 0 होगी तो लंबवत दूरी 0 होते ही आघूर्ण क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही म्यू डैश एस की बात करें ना, तो ये भी तो क्या है इस बी पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, तो म्यू डैश एस के लिए भी क्या रहेगी लंबवत दूरी 0 होगी, इसीलिए उनको नहीं लिया। अगर कोई अपना माइंड चला रहा हो ज्यादा तो यहाँ देखोगे म्यू और आर ए प्लस बी को अगर हमने कॉमन लिया तो ये बच्चा म्यू साइन अल्फा माइनस का आर ए प्लस बी कॉमन, तो ये बच्चा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो यहां से अगर हम कॉस से भाग लगाएं, कॉस से जैसे ही भाग लगाओगे तो ये बनेगा डब्ल्यू बी प्लस आर इंटू में ए प्लस बी, और जैसे ही यहाँ कॉस अल्फा का भाग लगाएंगे तो म्यू साइन अल्फा में कॉस अल्फा का भाग देंगे तो टेन अल्फा, कॉस अल्फा में भाग देंगे तो 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे यहाँ कि ए बी और म्यू म्यू डैश आ रहे हैं, बस यहाँ देखेंगे ए बी और म्यू म्यू डैश आ रहे हैं, यानी एक तो ये आर और एक ये डब्ल्यू, इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो आप चाहो तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। जैसे ही हम डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो यह बनेगा, हम इसमें से डब्ल्यू को एलिमिनेट करें तो आप देखेंगे अब इसमें देखिए डायग्राम का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा है, हमें अल्फा निकालना है, तो इसको इधर से रब करते हैं। इसमें W की जो वैल्यू है वो है अपने पास R इंटू 1 प्लस म्यू डैश म्यू या म्यू म्यू डैश, ये तो लिखी है हमने W की वैल्यू, साथ में स्मॉल b और है, प्लस में कैपिटल R a प्लस बी म्यू टेन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से R को कॉमन लेकर के, यहाँ से R को कॉमन लेकर के 0 में निकाल दिया तो यह बनेगा 1 प्लस म्यू म्यू डैश एम्प्लाइज 1 प्लस म्यू म्यू डैश, और ये है साथ में बी प्लस, यहाँ से R कॉमन तो ये बच्चा a प्लस बी म्यू टेन अल्फा a प्लस बी म्यू टेन अल्फा माइनस 1 म्यू टेन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको पक्षांतर करें तो यह बनेगा a प्लस बी म्यू टेन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1 प्लस म्यू म्यू डैश, और ये भी a प्लस बी से भाग लगाएंगे, म्यू टेन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस म्यू म्यू डैश इंटू बी अपॉन में a प्लस बी से भाग लगाया, एक को पक्षांतर करेंगे
तो म्यू टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 प्लस म्यू म्यू डैश इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। एलसीएम लेंगे इसका, म्यू टेन अल्फा इज इक्वल टू, नीचे तो बना ये ए प्लस बी, एक से गुणा करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी का गुणा करो माइनस बी, और माइनस का आएगा ये माइनस प्लस माइनस होगा ना, म्यू म्यू डैश बी, यानी बी म्यू म्यू डैश ये बन जाएगा। इस बी से ये बी कैंसिल हुआ, तो ये बना म्यू को आप अपॉन में ले जाओ, तो टेन अल्फा इक्वल टू यह बना म्यू इंटू में ए प्लस बी, ऊपर बना ए माइनस का बी म्यू म्यू डैश। यहाँ से अगर हम अल्फा निकालें तो ये बनेगा टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में म्यू इंटू में ए प्लस बी। तो ये हमसे पूछा था सीडी का फर्श से झुकाव। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा ये। तो इस पर ही डिपेंड एक और प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप दूसरी क्लास ज्वाइन करोगे, अभी ये मीटिंग इतना ही रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू भार के एक पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डब्ल्यू साइन लैम्डा है, जहां लैम्डा घर्षण कोण है। यानी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये कोई क्षैतिज समतल है, इस पर डब्ल्यू भार का कोई पिंड रखा है, और यही कहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू भार के एक पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर, यानी इस क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डब्ल्यू साइन लैम्डा है। अगर हम ये कहें कि डब्ल्यू भार का ये पिंड है तो भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, लेकिन इसके जस्ट विपरीत अवलंब प्रतिक्रिया बल आर होगा। और इसको किसी भी कैंडिडेट के द्वारा इसको खींचा जा रहा है, तो मान लीजिए खींचने के लिए जो बल है ना, पुलिंग फोर्स जिसे कहें, वो क्या है, पी है। तो पी का जो न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम बल जो पी है खींचने के लिए जो बल है ना, यही कहा है कि क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम बल है, कम से कम जो न्यूनतम बल की जरूरत है, वो है डब्ल्यू साइन लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, घर्षण कोण है। तो यानी लैम्डा की जो बात करें हम, तो इसमें कहा है कि लैम्डा यहाँ घर्षण कोण है। तो आप इसमें समझेंगे कि अगर यह पी जो कूलिंग फोर्स लगा हुआ है, यह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। आप देखेंगे कि अगर आप खींच इसको इस डायरेक्शन में रहे, पी की दिशा में अगर खींच रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर समतल पर, क्षैतिज तल पर, क्योंकि ये एफ है, क्या है ये, सॉरी, ये अवलंब प्रतिक्रिया आर है, जिधर खींच रहे हैं उसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल क्रियाशील होता है, जो कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर से दिया जाता है। तो आर ये है अवलंब प्रतिक्रिया, और घर्षण गुणांक के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो घर्षण गुणांक आप मान सकते हैं म्यू। घर्षण गुणांक क्या मान सकते हैं इसके लिए, म्यू। तो यह बन जाएगा म्यू आर, क्या बनेगा ये, म्यू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू आर ले सकते हैं इसको। यहाँ फिर हम संतुलन की अवस्था की बात करेंगे, और ये जो पॉइंट है वो मान लीजिए ओ है, ओ पॉइंट पर पिंड रखा हुआ है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है उसके बारे में हम लिखेंगे। माना कैपिटल डब्ल्यू भार का एक पिंड, जिसे या जिस पर अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर है, एवं इस पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर पी बल द्वारा
खींचा जाता है, जिसके कारण विपरीत दिशा में एक बल क्रियाशील होता है, एक बल म्यू आर कार्य करता है। म्यू आर क्या कार्य करता है। अब देखो, अगर संतुलन की स्थिति की बात करें हम, अतः संतुलन की स्थिति में तो इस संतुलन की स्थिति में आप देखेंगे कि इस दिशा में जो बल होगा वो कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो पी कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा जरा, पी कॉस थीटा होगा ये इस डायरेक्शन में। और फिर ऊपर की तरफ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है, हमने कहा है जिस दिशा में आपको घटक निकालना है उसके साथ में कॉस इंटू थीटा लगा दो। तो क्या बनेगा इस दिशा में, पी कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि पी साइन थीटा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पी साइन थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस पी का आर की दिशा में जो घटक है वो पी साइन थीटा और ये आर, यानी आर है ऊपर की तरफ और ये पी साइन थीटा है। अब आर भी ऊपर की तरफ क्रियाशील है और जो पी साइन थीटा है वो भी ऊपर की ओर क्रियाशील है, लेकिन डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ है, तो डब्ल्यू के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस पी साइन थीटा। और आप देखेंगे कि पी का जो घटक है ना, पी कॉस थीटा राइट साइड में है, वो म्यू आर कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा, यानी म्यू आर कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा, सॉरी, म्यू आर इक्वल टू बन जाएगा, म्यू आर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में क्या, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा आप चाहो तो इस डब्ल्यू को लेफ्ट साइड, वो आर को लेफ्ट साइड में लाएं तो डब्ल्यू माइनस आर इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डालें, इसको सेकंड डालें। आप देखेंगे कि यहाँ अगर इन दोनों को वर्क करके जोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्या है, या तो वर्क करके जोड़ दो, और या फिर क्योंकि हमें यहाँ से हमें क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है पी की, तो आप इन दोनों में से आर का अवलोकन करें, क्योंकि हमारे पास जो आर है ना, इसका कहीं जिक्र नहीं है अवलंब प्रतिक्रिया बल, जो कि हमने माना है, पी को भी माना है। तो इनमें से आर का अवलोकन करें, आर का अवलोकन करोगे तो यह बन जाएगा यहां से, यानी समीकरण 2 से 1 में आर का मान रखने पर, जैसे ही आर की वैल्यू रखोगे तो यह बनेगा डब्ल्यू माइनस आर। डब्ल्यू तो आपके लिए दे रखा है, तो डब्ल्यू को अवलोकन नहीं करना है, आर और पी है, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, केवल आर का अवलोकन करो, जो कि हमने माना है अपनी इच्छा अनुसार। माना तो पी भी है, लेकिन पी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, न्यूनतम बल है जो। तो अब देखिए, इसको आर की वैल्यू निकालेंगे तो पी अपॉन म्यू कॉस थीटा रखेंगे यहाँ, पी अपॉन म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब आपको क्योंकि यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसको लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएं तो पी अपॉन म्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा, या डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कॉमन लिया तो 1 अपॉन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि म्यू इज इक्वल टू होता है 10 लैम्डा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, 10 लैम्डा। ये लैम्डा क्या, घर्षण कोण है, तो ये आपको हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो अब अगर हम म्यू इज इक्वल टू जो 10 लैम्डा है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसे, तो यह बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, म्यू की जगह हम 1/10, यहाँ 10 करेंगे ना 10, तो 10 को साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा इनटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको अगर सरल किया जाए तो यह बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, और अपॉन में जब एलसीएम लेंगे तो साइन लैम्डा आएगा,
ऊपर बनेगा cos लैम्डा इंटू cos थीटा, cos लैम्डा इंटू cos थीटा माइनस सॉरी प्लस आएगा sin लैम्डा इंटू sin थीटा प्लस sin लैम्डा sin थीटा। ये वैल्यू बनी एक तरह से cos A cos B प्लस sin A sin B, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला बन जाएगा। W इज इक्वल टू P cos लैम्डा माइनस थीटा कर दो या थीटा माइनस लैम्डा कर दो, अपॉन में है ये sin लैम्डा। यहाँ से हमें P निकालना है तो P इज इक्वल टू आएगा W sin लैम्डा अपॉन में cos लैम्डा माइनस थीटा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूनतम बल की बात की है, यानी P का मान न्यूनतम कब होगा, P की वैल्यू कम से कम कब होगी, जब ये नीचे वाली टर्म बड़ी हो और ऊपर वाले में भाग लगाएं तो अपने आप ही कम होगी। ध्यान से समझो, P की वैल्यू न्यूनतम कब होगी, यानी ये वैल्यू न्यूनतम कब होगी, जब जो अंश बटे हर होता है ना, हर बड़ा हो। और ये बड़ा कब होगा, चूंकि P न्यूनतम होगा यदि यदि इसका देखो कॉस ये बड़ा हो और इसका कॉस का बड़े से बड़ा मान तो 1 होता है, यदि कॉस लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तो कॉस में जो 1 वैल्यू होती है ना, वो तो तभी होती है, कॉस की जो वैल्यू 1 होती है वो तो तभी होती है जब ये एंगल है वो क्या हो, 0। अरे कॉस 0 का मान ही तो 1 होता है, तो यहाँ से ये निकला लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू थीटा करें तो ये कॉस 0 1 होगा, तो ये बनेगा P की वैल्यू बनेगी P इज इक्वल टू W साइन लैम्डा, और ये cos लैम्डा माइनस थीटा की वैल्यू 1 रखी। तो यही हमसे प्रूफ करवाया था इस वाले क्वेश्चन में कि न्यूनतम बल है वो W साइन लैम्डा है, जो कि न्यूनतम बल है, जो कि न्यूनतम बल है।